सो फिजिकल केमिस्ट्री बोरिंग लगता है ना, सच सच बताना, और मुझे पता है। और फिजिक्स भी बोरिंग लगता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता है ना। तो देखो, एक चीज़ तो है, आपको एग्जाम, नीट का एग्जाम क्लियर करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री करना ही करना है, तो उसको तो आप छोड़ ही दो कि स्किप करूंगा, ये तो छोड़ ही दो, है ना। वो कुछ भी कर नहीं सकते आप। तो एक चीज़ आप कर सकते हो, आप वो 20% टॉपिक को पहले तैयार कर सकते हो, जहाँ से 80 to 90% क्वेश्चन आता है ना। आपको सब लोग कहेंगे ये चैप्टर कर ले पहले, वो चैप्टर कर ले, मैं आपको बोलूंगा टॉपिक वाइज करो। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा है वो ये वीडियो देख के एक नॉलेज ले सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो देखो, ये अगर 20% टॉपिक आपने कर लिया, उसके बाद आप बाकी 70% 80% करोगे ना। 20% इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे, तो आपका लगभग 12 क्वेश्चन तो हो रहा है ना, आउट ऑफ 15 क्वेश्चन। तो देखो, अगर इतना भी क्वेश्चन आपने हिट कर लिया सही से, बाकी 3 क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस के जरिए से हो जाएगा, और बाद में आप देखना आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगा। जिनका फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है ना, उनके लिए यही एक मास्टर प्लान है। ऐसा नहीं कि पहले से ही जीरो से बैठ गए और एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ, रट्टा मार रहे हो, एनसीईआरटी को ऐसे रीड करोगे जैसे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कुछ नहीं पता होगा। नहीं, एनसीईआरटी रीड करना है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छे से करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ प्रोसेस के जरिए से करना है। उसके लिए आपको पहले टॉपिक को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, देन आपको एनसीईआरटी में प्रोसीड करना है ना। तो देखो, अभी मैं क्या करूँगा, आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, ध्यान से उसको देखना और नोट कर लेना। मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो में बनाने का, अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जरूर देंगे, ठीक है। पहले मैं आपको 11 के फिजिकल केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो, एक चीज़ है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो मेन है ना पॉइंट, मतलब जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, एक है हमारा मोल, मतलब क्वेश्चन क्या, कॉन्सेप्ट। अगर इसको अच्छे से आ गया तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों आपको अच्छे से आ जाएगा। उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर भी आपको ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा करने का, छोड़ना नहीं कुछ भी, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको अगर अच्छे से करोगे तो आपको जो आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, वो और ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा, है ना। और केमिकल बॉन्डिंग तो है ही, वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ये तो फिजिकल का नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दोनों 3 टॉपिक है ना। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, कुछ इंटेक्स्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा आपका, है ना। और कुछ आपका आएगा पीवाईक्यू से आएगा, है ना। और कुछ आपका थियरी बेस आएगा। बस ये 3 कैटेगरी में आपका ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है समझो पहले। मोल कॉन्सेप्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ना, उसमें पहले आपका आता है इंपॉर्टेंट जगह में, एक आता है आपका परसेंटेज कैलकुलेशन, जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो कैलकुलेट करना, है ना, एम्पिरिकल फार्मूला। और उसके बाद हमारा आता है मोल कैलकुलेशन, एक टॉपिक हो गया। 2 टॉपिक, नंबर 2 होगा मोल कैलकुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है और सबसे ज़्यादा इजी आता है, लेकिन आप लोग मार खा जाते हो। ये प्लेन कैलकुलेशन बेस्ड होता है, बस आपको कुछ ही 3 फार्मूला है ना, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, गिवन पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर, और स्टैंडर्ड कंडीशन में, तीनों 3 टाइप का होता है ना। तो मोल कैलकुलेशन हो गया आपका। फिर अपन का आता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, मैं नहीं बोल रहा कि आप कुछ भी मतलब स्किप करो, नहीं, आपको स्किप नहीं करना है, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको पहले करना है ना। लिमिटिंग एजेंट में आपको मतलब 2 टाइप की क्वेश्चन होता है, एक में आपको लिमिटिंग एजेंट के जो बेसिक फार्मूलाज है वो पुट कर दोगे तो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन आ जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाला जो होता है ना, उसमें लिमिटिंग एजेंट आपको निकालना है कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है, वो वाला। बस ऐसे ही 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है। और कुछ आता है आपका प्योरिटी कॉन्सेप्ट में आता है। और हाँ, इसमें और एक टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगर इधर कर लिया आपने तो ये इसको मैं सॉल्यूशन चैप्टर में बताने वाला था, तो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इधर ही बता रहा हूँ मैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में क्या आएगा, मोलारिटी नहीं, मोलारिटी, नॉर्मलिटी से उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मोलारिटी से ज़्यादा है। मोलालिटी बस सॉरी, बस उनके बेसिक से सवाल होता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। इनका जो पीवाईक्यूज है उनको अगर अच्छे से आपने कर लिया तो आपको क्या, आपका पहला काम क्या रहेगा, आपको माइंड मैप बनाना है, ठीक है। माइंड मैप बनाने के बाद इन वाले टॉपिक को हाईलाइट करना है, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद जो पीवाईक्यूज है उनको टैग करना है हर एक टॉपिक के साथ। जैसे इधर सपोज करो क्वेश्चन है, जिसको आपने लिख दिया 2016 में आया था, 2016 लिख लिया, 2016 ओके, ऐसे करके लिख लिया। तो ये आप बाद में जब देखोगे ना इस मैप को, तो आपको पूरा जो आपने पढ़ा था ना पहले, वो पूरा याद आने लग जाएगा। ये ऐसे याद करना होता है, मतलब ऐसे नहीं कि पहले से ही पूरा नोट्स पढ़ोगे, नहीं, ऐसे नहीं। आप जब माइंड मैप देखोगे ना तो आपका इतना कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि माइंड मैप के एक एक लाइन देख के आपको पीछे का 10 लाइन याद आ जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो उसके टाइम पे माइंड मैप को लेके बैठो। हाँ, मैं बोलूँगा ऐसे, इसको लेके बैठो, उसको देख के सॉल्व करो पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट। इससे आपके दिमाग में ये एक अलग सी फॉर्म में मतलब ये हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उससे क्या होगा, जब बाद में देखोगे ना, जब एक माइंड मैप की एक लाइन देखोगे तो आपको 10 क्वेश्चन याद आ जाएगा, 10 थियरी याद आ जाएगा,
समझ रहे हो ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ माइंड में बहुत ज़रूरी है। चलो बहुत टाइम लगा दिया मैंने मोल कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें बिना चुना कुछ ही टॉपिक आपको पहले करना है। देखो कुछ मॉडल्स हैं, है ना, मॉडल्स को थियोरेटिकल, मॉडल के थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, मॉडल से। देन हमारा आता है क्वांटम नंबर। हाँ, आप बोलोगे कि भैया वो डी ब्रॉगली, वेवलेंथ, मॉडर्न फिजिक्स, वो तो फिजिक्स में कर लोगे ना आप। इधर इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं, है ना, उनके जो है ना, जो कॉलम बेस्ड जो क्वेश्चन आता है ना, ऐसे ऐसे करके कॉलम करके दे देगा आपको, और इधर एजमेथल क्वांटम नंबर, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिख के देगा, और ये पॉसिबल है या नहीं, है ना, ये आपको बताना होगा। और क्वांटम नंबर में आपको हर क्वांटम नंबर का जो फीचर्स है, क्वांटम नंबर का जो फीचर्स है वो याद करना होगा। क्वांटम, हर एक क्वांटम नंबर का जो फीचर्स है वो याद होगा, करना होगा, ठीक है। और बस कुछ ही गिने चुने क्वेश्चन आता है, एन, एल, एम, एस, और आपका जो पॉली, जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, है ना, मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जो ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करते हैं हम लोग, है ना, वो बस हो गया। और एक बहुत अच्छा सा एक, मतलब अगर आप बोलोगे डी ब्रॉगली या फिर मॉडर्न फिजिक्स से क्या आता है, तो देखो एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉरी, आर जेड स्क्वायर बाई वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, इसी के ये आपको क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे बाहर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। और स्पेक्ट्रल लाइन जो होता है ना, लाइन बार्मा पेस्टन ब्रैकेट खान फोन, वो जो है इधर इसी इसी फॉर्मूले से आपका सॉल्व हो जाता है ना। और इक्वल टू एच न्यू आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, और एच सी वाई लैम्डा, बस हो गया, कुछ ही फॉर्मूला। इसको इतना ज़्यादा आप मतलब हार्ड क्यों बनाते हो? हाँ, और एक है हाफ बाउ प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रॉन फीलिंग जो हमारा होता है ना, हाफ बाउ प्रिंसिपल। चलो ठीक है, ये भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी बनाने का, लेकिन टाइम लग रहा है ज़्यादा, सॉरी। ओके, फिर हमारा आ रहा है, कुछ लोगों के लिए डेंजर चैप्टर होता है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें थोड़ा आपको मतलब सिलेक्टिव स्टडी से ज़्यादा आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना होता है ना, कुछ ही देखना, बाद में आपको ऐसा लगेगा कि एक ही मतलब फॉर्मूले से पूरा आपका जो क्वेश्चन है सब सॉल्व होगा। लेकिन पहले आपको तीन मेजर जो इक्वेशन है उसको समझना होगा। डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, और डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, और डेल्टा डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बस। और है हमारा इक्वेशन और एक है डेल्टा क्यू वी इक्वल टू डेल्टा वी प्लस एन सी वी डेल्टा टी, बस कुछ ही फॉर्मूला आता है। और एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूले को आप इजीली मतलब कन्वर्ट कर पाओगे ना। इसमें प्रेशर के फॉर्म में जब आता है ये, तब आता है डेल्टा एच, इसको डेल्टा एच कहते हैं हम लोग, तब डेल्टा एच होगा क्या, एन सी पी डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और एक है सी पी माइनस सी वी वाला जो कॉन्सेप्ट है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, है ना। और सी पी को कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, गामा आर बाय गामा, गामा आर बाय गामा माइनस वन, ओके। एंड सी पी इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना, आर बाय गामा प्लस वन, गामा माइनस वन, सॉरी, आर बाय गामा माइनस वन में ऐसे, मतलब आप कॉपी में आपको जल्दी जल्दी से दिखा रहा हूँ, है ना। और जो सी पी बाई सी वी, है ना, इसमें जो हमारा और एक है और एक है हमारा 3 नंबर फॉर्मूला होगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ये वाला जो फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी होता है ना। और सी पी इक्वल टू क्या होता है, गामा आर बाई गामा माइनस वन, है ना। और सी वी इक्वल क्या होता है, आर बाई गामा माइनस वन। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी देखो फिर भी याद है मेरे को, है ना। और इसका जो गामा का जो वैल्यू है वो देखो आप कितना होता है। जो मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, मोनो के लिए 5/3 होता है शायद, हाँ 5/3 होता है। डायटॉमिक के लिए 7/5 होता है। और जो हमारा पॉली एटॉमिक है उसके लिए क्या होता है, 4/3, बस हो गया। और अब आता है हमारा, देखो स्लाइड भी खत्म हो गया, इतना मतलब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आ रहा है हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसको आपको करना है अच्छे से, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ओके। देन आता है हमारा जो ग्राफ्स होते हैं ना, एक्सपांशन और आइसोथर्म, एक्सपांशन का जो ग्राफ्स, एक्सपांशन वाला आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक के लिए, देखो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, है ना। आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक के लिए हो गया
चलो इतना हो गया। फिर कुछ फॉर्मूलेज आता है आपका अपना जो एडियाबेटिक, इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा आपको आता है लेकिन कोई बात नहीं। एडियाबेटिक, इसमें क्या होता है, पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू के, है ना, पी वी टू दी पावर गामा माइनस वन, है ना, सब आपको शायद याद है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है गिब्स फ्री एनर्जी वाला जो टॉपिक है। और गिब्स फ्री एनर्जी में हमारा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सबको शायद पता होगा, बहुत बहुत फेमस फॉर्मूला है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2.303 इंटू आर टी लॉग के, है ना। तो ऐसे करके इसको निकालना होता है। और इसमें कुछ फॉर्मूले ज़्यादा रहते हैं लेकिन बाद में आपको फॉर्मूला बहुत कम लगने लगेगा जब आप इसको बहुत बार बार ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है पहले ही हम लोगों को करना है वो है जो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी फॉर्मूला है वो करना है पहले। और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के साथ उसके साथ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही आता है ये हाफ लाइफ वाला जो फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के डेल्टा टी, सॉरी टी हाफ इक्वल टू, है ना। और इसमें जो हाफ लाइफ के जो बहुत सारा शॉर्टकट्स है ना उसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। T99.9% 10 टी हाफ होता है ना। ऐसे है T99% जो होता है वो होता है क्या 6.66 इंटू 10 टू दी इंटू टी हाफ, ठीक है। उसके बाद T90% इक्वल टू होता है 3.33 इंटू टी हाफ, ठीक है। देन आता है हमारा T87.5% इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ, होता है ना। T75% इक्वल टू 2 टी हाफ। ये शॉर्ट में आपको आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही नाम दे देगा आपको, दूसरा आपको निकालना होगा। उसके बाद आता है T60% इक्वल टू 1.33 इंटू टी हाफ, है ना। इसको बार बार देखोगे ना ये रट्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा अभी जो टॉपिक है वो है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन में हमारा जो है ना ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। आर्हेनियस ग्राफ से आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला के इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ये अपॉन आर टी, है ना। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ये अपॉन आर टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यानी ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। अमाउंट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन जो है वो निकालना आना चाहिए, ठीक है। अमाउंट कंज्यूम्ड ये हमारा जो है मैंने आपको पहले ये जो बताया था इसी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना आना चाहिए जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर जो है ना उसका जो ग्राफ है, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ है वो आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो कैटालिस्ट का जो एक थियोरेटिकल कुछ पॉइंट है हमारा कैटालिस्ट का इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, है ना, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ओके, ये आना चाहिए, है ना। ये कुछ थियोरेटिकल पॉइंट है यार, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी वाला आना चाहिए बस। इसमें भी आपको कुछ थियोरेटिकली पॉइंट होता है। और एक इक्वेशन है एनसीईआरटी में देख लेना, ये वाला इक्वेशन है इसी की तरह इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन इसी की तरह है वो, है ना। और जो हमारा जो के का जो यूनिट है, के का यूनिट है वो निकालना आना चाहिए आपको। बस हो गया, इतना ही कुछ टॉपिक आपको पहले से अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आप अच्छे से डीप एनसीईआरटी पढ़ो ना, कोई आपको कोई मना नहीं करेगा ना। और एक दो चैप्टर शायद मतलब रिमेनिंग रह गया हमारा, है ना, शायद रेडॉक्स रहेगा, मैं आपको बाद में वो बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये कर लो, ठीक है। थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इधर कवर किया था। थैंक यू सो मच इधर तक देखने के लिए। और बताना कमेंट में आपको क्या और क्या चाहिए। और मेरा थोड़ा गला खराब है थोड़ा, इसलिए थोड़ा वीडियो बिगड़ गया होगा, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।